असम में एनआरसी का एक प्रोसेस शुरू हुआ था और 2019 को 31 अगस्त को एक फ़ाइनल एनआरसी का लिस्ट पब्लिश हुआ था। फाइनल एनआरसी का जब लिस्ट पब्लिश हुआ, वहाँ लगभग 19 लाख लोगों का नाम वहाँ नहीं आया। उसका बाद जो एज़ पर रूल जो नियम था, वो नियम ये था कि जिनका नाम एनआरसी में इंक्लूड हो चुका है उन लोगों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना था, राष्ट्रीय नागरिक परिचय पत्र। और जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड हो चुका था, लगभग 19 लाख, जिसमें से 12 लाख हम लोग का हिंदू भाई है, 7 लाख अराउंड हम लोग का मुसलमान भाई है, उन लोगों को अपील करने के लिए एक एपेलेट फोरम देना चाहिए था और एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से वो एक एपेलेट फोरम बनता। उससे पहले उन लोगों को एक रिजेक्शन स्लिप देना चाहिए था कि रिजेक्शन स्लिप से उन लोगों को पता चले कि उन लोगों का नाम क्यों एनआरसी में नहीं आए, तभी उसका एक सही जवाब वो लोग एपेलेट फोरम में दे पाएंगे। लेकिन देखा गया कि 31 अगस्त के बाद 7 साल तक वो प्रोसेस कहीं रुका हुआ रह गया और वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। शुरुआत में हम लोगों को ऐसे लगा, क्योंकि एनआरसी का जब काम चल रहा था तो हम लोगों का जो पुराना एक असम एकॉर्ड है, असम एकॉर्ड में जो कट ऑफ डेट माना गया था कि 25 मार्च 1971, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लिया गया था। लेकिन उसका बाद ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ चुका था कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में 51 है, असम में 71 क्यों है। तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए एनआरसी का मैटर से बाहर करके 5171 जो 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट था, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसको देखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक संवैधानिक बेंच में उसको रेफर कर दिया गया था और वो केस पेंडिंग था। शायद हम लोगों को लगा कि जब वो केस ख़त्म हो जाएगा तब दिया जाएगा। 2024 को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में वो केस डिस्पोज हो चुका है, सेटल हो चुका है और 6A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी था वो अपहेल हुआ है और 25 मार्च 1971 को सिटीजनशिप का कट ऑफ डेट माना गया। लेकिन फिर भी देखा गया कि 2024 से भी के बाद भी एनआरसी का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए आमसू और जमीयत उलेमा हिंद असाद मदानी हुजूर के नेतृत्व में जो जमीयत है, हम दोनों के संगठन ने एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया गया और उस रिट पिटीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा है कि जो जमीयत उलेमा हिंद असाद मदानी हुजूर की तरफ से फाइल किया गया था, उसका नंबर था 1026 ऑफ 2025 और ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम लोग आमसू बोलते हैं, आमसू की तरफ से जो रिट पिटीशन फाइल किया गया था उसका नंबर था 1030 ऑफ 2025। ये दो रिट पिटीशन में हम लोगों का एक ही प्रेयर था। एनआरसी का केस तो चल ही रहा था, लेकिन अलग से जो रिट पिटीशन फाइल किए उनमें से हम लोगों का प्रेयर था जिनके नाम अभी एनआरसी में इंक्लूड हो चुका है उन लोगों को अब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना है एज पर रूल्स, और जिनके नाम नहीं आया उन लोगों का जो हक है वो हक देना है कि उन लोगों को अपील करने का एक अवसर दिया जाए। तो वो केस चल रहा था और उस केस पे हम लोगों का नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू होके सरकारी पक्ष को जवाब देने के लिए बोला गया और वो केस वहीं रुका हुआ था। आज 10 अगस्त 2026 को फिर से वो केस आया। ये केस आते ही आमसू और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज वकील खड़े हुए और खड़े होकर हम लोगों का पक्ष रखा। लेकिन कोर्ट ने बोला कि अभी तक सरकारी पक्ष रिट पिटीशन का लगभग 9-10 महीना हो गया, अभी तक वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो डायरेक्शन दिया सरकारी पक्ष को कि आप लोग अपना जवाब दें और आमसू को और जमीयत उलेमा हिंद को ये अवसर दिया गया, परमिशन दिया गया है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसका अगेंस्ट में आप लोग रिप्लाई फाइल करें। तो आज वही हुआ कि सरकारी पक्ष को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया गया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो काउंटर एफिडेविट हम लोगों का रिट पिटीशन में फाइल किया था उसका अगेंस्ट में हम लोगों को रिप्लाई देने के लिए एक परमिशन दे दिया, एक लीव दे दिया, जो हम कोर्ट के भाषा में बोलते हैं। और 6 सप्ताह बाद ये सब जब प्रक्रिया ख़त्म होंगे, हम लोगों का जवाब देना, सरकारी पक्ष का काउंटर एफिडेविट आना, ये सब लेके 6 सप्ताह के बाद ये फिर से एक बार हियरिंग होगा। उस हियरिंग में हम लोग
ये होप कर रहे हैं कि हम लोगों का जो अधिकार है कि एनआरसी में जिनका नाम इंक्लूड हुआ है उन लोगों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, और जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड हुआ है उन लोगों को अपील करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। अच्छा, इसमें सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्या मतलब ये पूरा पॉलिटिकल एक एजेंडा है उसका, या पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए? डेफिनेटली देखिए, लगभग 4 दशक से ये फॉरेनर्स इशू को लेके असम में एक पॉलिटिक्स चल रहा है। बहुत सारा पार्टी आए गए, वो लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है वो रहे, ताकि फ्यूचर में भी ये पॉलिटिक्स किया जा सकता है। लेकिन आमसू, जमीयत, हम सब चाहते थे कि ये सिचुएशन सेटल हो जाए, और जो डिमांड था कि एक एनआरसी होना चाहिए, हम लोगों ने भी उसका सपोर्ट कर दिया। और एनआरसी एक प्रक्रिया के जरिए से हो, और सुप्रीम कोर्ट उसका निगरानी कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आके घुसे उस जो केस था, और असद मदानी हुजूर का जमीयत भी घुसे, आमसू भी घुसे, और जब भी कुछ हम लोगों को बोलना था, अगर कुछ सिस्टम में हम लोगों को खामियां देखे, तो हम लोगों ने कोर्ट को वो समझाया, और कोर्ट ने उस हिसाब से डायरेक्शन दिया, और 2019 को एक हम लोगों को फाइनल लिस्ट मिला। और हम लोग चाहते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप भी हो, और बहुत जल्दी ये सिटीजनशिप लेके जो इशू है वो इशू सेटल हो। लेकिन अभी देखा गया है, पहले असम का जो ये इशू था वो इशू को एक नेशनल इशू बना दिया गया। पहले असम में ही बांग्लादेशी इशू था, अभी दिल्ली में भी सुनते हैं, राजस्थान में भी सुनते हैं। तो ये जो एक बहुत क्या बोलते हैं ना, वेरी मच बहुत सुइटेबल एक पॉलिटिकल हथियार है, लगने लगा है। ये पूरा जो अभी सरकार है पूरा एक नेशनल इशू बनाएंगे। लेकिन असम के लोग इस इशू को लेकर 40 साल तक फाइट कर रहे हैं, इसके साथ लड़ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये सिटीजनशिप को लेके और फर्दर कोई पॉलिटिक्स ना हो, डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स हो, शिक्षा का पॉलिटिक्स हो, हेल्थ का पॉलिटिक्स हो। तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, लॉफुली ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद सरकारी पक्ष का अभी भी, या पॉलिटिकल क्लास का अभी भी मनसा है कि ये जिंदा रहे, और फिर अगले 4-5 दशक तक ये सिटीजनशिप को लेके पॉलिटिक्स करने को मौका मिले। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो बाहर के, जो आसाम से बाहर के लोगों के सामने एक चीज़ आती है कि कुछ वहाँ पर वो डिटेंशन सेंटर बने हैं, और जिनके नाम मतलब यानी जो 3.25 करोड़ हैं, 3 करोड़ 11 लाख लोग जो हैं, इनके हालात क्या हैं अभी? क्या इन्हें राशन पानी मिलता है? सरकारी योजनाओं का इनको फ़ायदा मिलता है? और मतलब जितनी सरकारी स्कीमें होती हैं क्या उनका फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता? या डिटेंशन सेंटर बने हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, डिटेंशन सेंटर एक अलग मुद्दा है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जब IMDT एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको क्वश कर दिया, IMDT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो उसका बाद ही फॉरेनर्स डिटेक्शन के लिए फॉरेनर्स लॉ के जरिए से, फॉरेनर्स लॉ 1946 और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के जरिए से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। और उस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में एक मेंबर रहता है जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। उन लोगों का पास जो जिसको फॉरेनर्स बोल करके शक किया जाता है, उनका केस चलता है उसमें। तो वो प्रक्रिया में भी बहुत खामियां है, उसको हम लोगों ने चैलेंज करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि SP को या BLO को जब भी मन जाते हैं, किसी को भी सस्पेक्टेड बना के उसका केस रिफ़र कर देते हैं जो नियम के अगेंस्ट है। तो उसको बार बार हम लोग कोर्ट में भी बोल के आ रहे हैं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जो फॉरेनर्स डिक्लेयर हो जाते हैं, जो फॉरेनर्स लॉ एक ड्रैकोनियन लॉ है, वह एविडेंस एक्ट काम में नहीं आता है। तो आपको फॉरेनर्स, हमने बोल दिया कि आप फॉरेनर्स हो, अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपका ऊपर है, आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप फॉरेनर्स ना हो, नहीं है। तो उस हिसाब से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में एक बार फॉरेनर डिक्लेयर हो जाता है, उनका पास एपेलेट फोरम नहीं होता है। तो हाई कोर्ट में भी जाता है तो रिट पिटिशन फाइल करके जाता है, वो सर्टियोररी जुरिडिक्शन बोलते हैं, यानी लीगल लूपहोल्स मिलता है तो इंटरफेयर करता है हाई कोर्ट, नया चीज़ नहीं ला सकते। जो वहाँ फॉरेनर्स डिक्लेयर हो जाते हैं, नियम के हिसाब से वहाँ जो डिटेंशन सेंटर्स है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है। तो ये सही बात है, असम में डिटेंशन सेंटर्स है, लेकिन वो NRC के लिए नहीं है, वो फॉरेनर्स केसेस में जो फॉरेनर्स बनता है उन लोगों को के लिए। लगभग असम में कोकराझार, ग्वालपारा, तेजपुर, सिलचर, जोरहाट, गुवाहाटी, ऐसे 6 डिटेंशन सेंटर्स है। वो सही बात है, लेकिन जो डिक्लेयर्ड होता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में
उन लोगों के लिए। अब एनआरसी में जिसका नाम नहीं आया, अभी क्या हुआ है कि असम सरकार एटलीस्ट वो लोग पब्लिकली जो बोल रहे हैं, गैजेट वाइज नहीं बोल रहे, पब्लिकली बोल रहे कि वो लोग ये एनआरसी को नहीं मान रहे हैं। तो उस हिसाब से एनआरसी में जो इंक्लूड हुआ है वो और एक्सक्लूड हुआ है, उन लोगों का ऊपर कोई व्यवस्था लेंगे उसका कोई बात अभी तक नहीं आया। जो 19 लाख बाहर है उन लोगों को राशन पानी का उस हिसाब से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आधार कार्ड को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन वो आधार कार्ड भी अभी दिया जा रहा है बहुतों को। और अभी जिनका नाम आ भी गया है उन लोगों को भी ये क्या बोलता है, उन लोगों को भी ये स्टंप नहीं मारा गया कि आप लोग इंडियन हो, और जिनका नाम बाहर भी है उन लोगों को भी नहीं बोला जा रहा कि आप लोग फॉरेनर हो, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। और ये लोग कह भी नहीं सकते क्योंकि 19 लाख में से 12 लाख नॉन मुस्लिम हैं। अगर वो लोग कह देंगे तो वो फिर से एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो असम का लोगों का कहना ये है, आमसू, जमीयत और इवन नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, कि सरकार 19 लाख लोगों में से 12 लाख लोगों का नाम अगर कट भी जाते हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहाँ बोलते हैं उसके जरिए से उन लोगों को रेगुलराइज करके उन लोगों को सिटीजन्स बना के सिर्फ मुसलमान जिनका नाम बाहर है उन लोगों को ही फॉरेनर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन असम के लोग सेकुलर है, असम का लोग बोल रहे हैं यहाँ जो अवैध लोग अवैध तरीके से घुसे हुए सबका, अगर उन लोगों का नाम हटना है सबको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया जाए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी ये मानते हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद से आए हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको असम या इंडिया छोड़ के जाना होगा, ये रूल्स का अंदर है। लेकिन दे वांट टू डू पॉलिटिक्स। अब बीजेपी वाले चाहते हैं कि किसी तरह से अगर कोई फॉरेनर्स भी है, अगर वो मुस्लिम नहीं है, तो किस तरह से उन लोगों को अलग एक जो कानून बना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके जरिए से उन लोगों को अंदर लिया जा सके। सीए का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है सीए का, और जाहिर तौर पर उसका सीधा असर तो मुसलमानों पर ही होगा। वही है, देखिए बचने का तरीका क्या है। अभी देखिए असम मूवमेंट शुरू हुआ था, जो नॉन असमीज, हम नॉन इंडियन भी बोल नहीं रहे, नॉन असमीज का जो प्रभाव बढ़ रहा था सोशल इकोनॉमिक फोरा में असम में, उसका अगेंस्ट में। लेकिन वो धीरे धीरे वो बांग्लादेशी इशू मुसलमान इशू बन गया। पहले तो बांग्लादेशी इशू बना, अब बीजेपी की पावर में आते ही वो मुसलमान इशू बन गया, क्योंकि बांग्लादेशी में अगर कोई हिंदू है तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कवर किया जाएगा। इसमें क्या होगा, पूरा जो 4 दशक से पूरा असमीज लोग, हिंदू या मुसलमान हो, जो फॉरेनर्स के अगेंस्ट में एक लड़ रहे थे, वो कम्प्लीटली पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है, जिसका हम लोग अगेंस्ट में हैं। हम लोगों का ये कहना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी असम है, एंटी इंडिया है। आप अपने सिटीजन्स को कभी भी असम मुसलमान हिंदू मुसलमान बोल के आपको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब होगा। अगर जितने मुसलमान असम में हैं सब लोगों ने असमीज लैंग्वेज और कल्चर को एक्सेप्ट किया हुआ है, वो लोग असमी स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग खुद को असमीज बोलते हैं। लेकिन अभी ऐसे लोग हैं जो अगर सिर्फ रिलीजन के बेसिस में असम या इंडिया में घुस गए हैं, तो ये डेफिनेटली हम लोगों को कल्चर और डेमोग्राफी में इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये असम के लोग, हर वर्ग के लोग ये सोचते हैं, और आमसू और जमीयत भी इन प्रिंसिपल्स ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का अगेंस्ट में है। और हम लोगों ने तो सिटीजनशिप एक्ट, आमसू ने तो सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आया हुआ है इसके